नमस्ते। हम लोग म्यूनाक पहुंच गए हैं जहां पे मूल डेस्टिनेशन था आज का। आज चौथा दिन और कोशिश करेंगे कि मैं आपको रोज एक एक दिन का हवाला देता चलूं। 3 डिस्पैचेस अब तक आपने देख लिए, ये चौथा म्यूनाक इसलिए ज़रूरी है कि जब हम लोगों ने इसको उज़्बेकिस्तान प्लान कर रहे थे, तो उसमें एक चीज़ जब पढ़ना शुरू किया तो एक चीज़ अजीब-सी लगी कि एक एरल सी बोलते हैं उसको, यहाँ के लोग ORAL भी लिखते हैं, AROL, एरल सी बोलते हैं। वो एक लैंडलॉक 66,000 किलोमीटर्स का एक सी थी और मतलब उसको ले कह लीजिए, लेकिन वो सी थी, लैंडलॉक थी, लेकिन 66,000 स्क्वायर किलोमीटर की लाइफलाइन थी। और यहाँ बड़ी खेती होती थी मछली की, मतलब फिश फार्मिंग बड़े स्केल पे होती थी, लोग इसको उनके मुख्य आजीविका थी। फिर 1960 के आसपास जब यूएसएसआर था और कजाकिस्तान भी था, उज्बेकिस्तान भी था, तो ये सब यूएसएसआर का पार्ट था। यहाँ कपास बहुत होता है, तो सरकार की तरफ से हुआ कि कपास की खेती के लिए पानी चाहिए। ये जो एरल सी थी, इसमें फ्रेश वाटर आता था नदियों से, और वो ही इसका स्रोत था जिससे ये हरदम पानी, इसका वाटर मेंटेन रहता था। 1960 में सरकार की कोई नीति आई, हमारा जैसे प्लानिंग कमीशन है उसी तरह का कोई प्लानिंग कमीशन रूस का भी था। उन्होंने डिसाइड किया कि हम उस पानी को रोक के कपास की खेती की तरफ डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि कपास की खेती हमें ज्यादा चाहिए। नतीजा ये हुआ कि 1960 में, ये आप मेरे पीछे देखिए, ये सब शिप्स हैं, कुछ शिप्स इससे चारों तरफ आपको दिख रहे हैं शिप्स। और ये मैं बहुत छोटा हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, 66,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक बहुत छोटा हिस्सा ही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जब जब ये बात शुरू हुई तो 2010 आते आते, 1960 में ये सब शुरू हुआ, धीरे 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 1970, 75, 80 तक यहाँ का पानी इस लायक नहीं रह गया कि लोग पिए। उससे पहले लोग पीते भी थे, मीठे पानी की मछली भी होती थी। लेकिन फिर 2010 आते आते, ये अब आप जो देख रहे हैं, मैं जो एरल सी है उसके तलहटी में खड़ा हुआ, आप उस तलहटी की हालत देख रहे हैं, रेगिस्तान और बालू। फिर यहाँ अलग अलग तरह की एक समस्याएं हो रही हैं। समस्याएं ये हो रही हैं कि जो जो ये बालू है, इससे बहुत पॉइजनस गैस निकल रही है, उसको बाड़ाबंदी करके रोकने का अब वो एक सरकार का दूसरा कार्यक्रम चल रहा है कि इसको कैसे रोका जाए। 1991 में जब उज्बेकिस्तान अलग हो गया, तो अब एक तरह से ये उज्बेकिस्तान की मूल समस्या है, टूरिस्ट स्पॉट भी हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा ये सीख दे के जाती है कि इन्वायरमेंट के साथ आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा। मैं आप लोगों से आग्रह इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत से लोग लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन और कहाँ कहाँ, लास वेगास बताते हैं कि भाई मैं वहां गया, वहां की लाइफ, वो डे लाइफ देखी, नाइट लाइफ देखी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदुस्तान में है तो बुमला पास, हिंदुस्तान में है तो लेह लद्दाख, और अगर विदेश जाना है तो कुछ इस तरह की चीजों को देख लीजिए कि आदमी जब अपना ही दुश्मन बन जाता है, ये उसकी दास्तान है। इस तरह की चीजें कोविड के समय हम लोगों ने देखी थी, जब हम लोगों ने किस तरह से मैन मेड समस्याएं हुई थी। मैं एक दो चीजें और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा यहाँ का। यहाँ ये सोवियत रूस का पार्ट था, और ये अपने को कहते हैं कि हम सोवियत रू ये अब कहते हैं कि हम लोगों को आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद तो ये मानते हैं कि सोवियत संघ के साथ ये थे तो आज़ाद नहीं थे। इनका भी एक आज़ादी का सपना था जो 91 में पूरा हुआ। आपको एक चीज़ और ताज्जुब होगी, एक ऊपर छोटा सा म्यूजियम है। मैं एक बार आग्रह करूंगा, जरा एक बार ऊपर को स्पैन कर दीजिए, जहां से हम लोग उतर के आए हैं। वो एक म्यूजियम है, एक स्मारक है, वो एक छोटा म्यूजियम है, और उस म्यूजियम में एक पिक्चर दिखाई जाती है 10-12 मिनट की। हालांकि मेरे हिसाब से पिक्चर की क्वालिटी और पिक्चर बेटर हो सकती थी, हिस्ट्री बेटर बताई जा सकती थी, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ती। खैर, वो तो मैटर ऑफ डिटेल्स है। एक अच्छा म्यूजियम है, आपको एक थोड़ा सा किस तरह से पशु पक्षी होते थे, क्या क्या लोग व्यापार करते थे। लेकिन जो मुझे एक उसमें बहुत सरप्राइजिंग चीज लगी, वहां पे स्टालिन का एक बड़ा सा फोटो, स्टालिन की बातें, और टाइपराइटर, और कैसे मैकेनिज्म आया, कैसे टेक्नोलॉजी आई, उसके बारे में क्या। और मुझे एक पूरे उज्बेकिस्तान में जब मैं घूम रहा हूं, कहीं पे भी रशियंस को वो मानते हैं कि हमें आजादी 1991 में मिली, एक तरह से रशिया के अधीन, मतलब यूएसएसआर के अधीन थे। लेकिन
मन में एक भी खटास नहीं है। ये बहुत अद्भुत बात मुझे लगी, क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे मन में खटास, मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन अंग्रेजों के प्रति एक आज भी कोई प्रेम का भाव नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों की कुछ मामलों में इज्जत है, हम लोग कहते हैं भाई बहुत हार्ड वर्किंग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जगह भी रशियंस के प्रति, स्टालिन का मैंने आपको बताया कि अभी भी वो वहां पे ठीक से, इनके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। उस मामले में शायद लार्ज हार्टेड लोग हैं। ये पीछे इस तरह का जंगल आप देखेंगे, पूरा जंगल है उस, मतलब अब जो समुद्र की तलहटी में जो इस तरह के चीजें हो जाती हैं, ये उसको दर्शाता है। थोड़ा दूर है खीवा, हम लोग जहाँ खीवा में रुके हैं वो अपने में ट्रेन से करीब 14 घंटे की जर्नी है अगर आप ताशकंद से आ रहे हैं। यहाँ पे भी जहाज का मतलब एयरपोर्ट है, खीवा में भी है। एक नुकुस जगह है ना, नुकुस, नुकुस एक जगह बीच में पड़ती है, बड़ी जगह है, वहां पे भी है। खीवा से और यहाँ के रास्ते में करीब 390 किलोमीटर है, आना जाना 800 किलोमीटर है। सुबह हम लोग 6:30 बजे के चले हुए हैं, 3 साढ़े 3 बज रहा है, अब पहुंचे हैं। और जबकि आज एक बड़ा म्यूजियम रास्ते में, क्योंकि मंडे था, मंडे को म्यूजियम बंद रहते हैं, दुनिया भर के ज्यादातर म्यूजियम बंद रहते हैं, तो वो म्यूजियम नहीं देख पाए। अब शायद वापसी मतलब वापस होटल खीवा में पहुंचते पहुंचते 11-12 बजेंगे। सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि आइए अगर, और ये सस्ती जगह है, मैनहट्टन, लंदन, पेरिस, ये देख लीजिएगा, लेकिन अगर हो सके तो एक बार अपने कॉन्शियस को याद दिलाने के लिए, अपने बच्चों को ये समझाने के लिए कि एक 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 खुशहाल जगह को, जहां नदी बहती थी, जहां मछलियां पकड़ी जाती थी, उसको हमने अपने हाथों से क्या किया है, इसलिए ये देखना जरूरी है। अदरवाइज उज्बेकिस्तान बहुत फ्रेंडली है। मुझे उज्बेकिस्तान की एक दो चीजें बहुत अद्भुत सी लगी। मुझे पुलिस नहीं दिखी कहीं, मतलब कहीं एक आध लोग पुलिस की वर्दी में, एक आध दो वो दिखे हैं, लेकिन अदरवाइज पुलिस यहाँ बहुत नहीं दिखी है। दूसरा, मुझे यहाँ फौज नहीं दिखी। मतलब हम इतना घूम चुके हैं, मैं ताशकंद से अगर यहाँ तक का कहूँ तो मैं करीब 1500 किलोमीटर अंदर हूँ इस समय। मैं बिल्कुल तजाकिस्तान के बॉर्डर पे हूँ, तो हाँ, तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे हूँ, मतलब अगले 10 किलोमीटर बाद तुर्कमेनिस्तान लग जाएगा। लेकिन मुझे कहीं पे भी फौज वाले नहीं दिखे। कभी कभी लगता है फौज वाले हैं, तो वो जो आजकल नया चला है ना कि फौज का जो प्रिंटेड, जो जंगल प्रिंट होता है, उसके पैंट पहन के लोग फैशन में घूम रहे हैं। एक आध लोग कहीं दिख गए। जहाँ जो एक बीच में खाना खा रहे थे, वहाँ एक लेडी कुछ उसका शर्ट पहनी थी। दूसरी एक और अद्भुत चीज थी, नुक्कुस में एक बहुत बड़ा कहा जाता है और बार बार लिखा जाएगा कि वहीं पे खाना खा लीजिए बस। एक बड़ा रेस्टोरेंट है, बड़ा ढाबा, मोस्टली वो ट्रक ड्राइवर और लेबर्स को केटर करने का, उनके सारे सामान मिलते हैं, उनके बूट्स मिलते हैं, उनका जो भी आपको ट्रक में आने वाला सामान है। खाने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत यह है कि उनसे कुछ मांगा गया, ये होगा कि वेजिटेरियन, क्या तो स्पेगेटी और एक कुछ इस तरह की चीज बताई गई। जब आया तो उसमें नॉन वेजिटेरियन था, पुलाव। हाँ, उन्होंने कहा उन्होंने नहीं, वेजिटेरियन पुलाव है, लेकिन उसमें मीट था। तो जब कहा गया तो वो मीट निकाल के उन्होंने कहा वेजिटेरियन हो गया। स्पेगेटी में ऊपर अंडा था, तो वो एक थोड़ी सी मुश्किल है खाना। तो सबसे सेफ तो वही है, ब्रेड बटर, मतलब हाँ, बंद मटन मक्खन खा लीजिए। दूसरा, एक हमारे साथी हैं, उन्होंने एक नया वो किया, यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रेड्स मिलती हैं, लोफ। उन्होंने गर्म दूध करवाया, जो डबल रोटी दूध हम लोग खाते हैं, उस तरह की कोई चीज उन्होंने चीनी डाल के वो खा ली। तो खाना थोड़ा सा मतलब दाल चावल रोटी सब्जी की आपको याद आएगी, और शायद उसकी अहमियत भी पता लगेगी। जब घर वापस जाएंगे तो आपको लगेगा दिस दाल चावल रोटी सब्जी के बारे में कभी कभी आप कहते, अरे क्या रोज बन जाता है वही, उसको वो कितना अहम है। अ, मैं अभी इसको यहाँ पे वो कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके छोटे छोटे एपिसोड कर रहा हूँ, आपको भी बोरियत ना लगे। और अगर आपको ये समझना है, उज्बेकिस्तान समझना है देश का ये, और ये देश से सोचिए, उज्बेकिस्तान दिल्ली से ताशकंद करीब 1700 किलोमीटर, और हम लोग एक बार ड्राइव करके दिल्ली से लखनऊ से मुंबई गए थे, वो मेरे ख्याल में करीब 1000 किलोमीटर, 1300-1400 किलोमीटर था। और अगर साउथ चले जाइए ड्राइव करके तो आप उतनी देर में ताशकंद पहुंच जाएंगे। सुंदर जगह। और आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि रोज आपके साथ इस पे बातचीत करता रहूं। अगर आपका कोई मन में प्रश्न हो तो आप इसमें अगर मुझे लिखते रहेंगे तो मैं स्पेसिफिक चीजों को भी आपको एड्रेस करूंगा।
क्योंकि कल मैं बुखारा हूँ, उसके बाद समरकंद हूँ, फिर मैं हूँ 3-4-5 दिन। मेरे एक आध दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई आपको तेलंगाना इलेक्शन में होना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बहुत पहले बना हुआ था, तेलंगाना इलेक्शन वॉच कर रहा हूँ यहाँ से। वैसे भी कल दिवाली और आज छुट्टी का पर्व है, चित्रगुप्त जयंती है। आप सब लोगों को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खास करके चित्रगुप्त की जयंती की शुभकामनाएं पढ़ने लिखने वालों के लिए, और खास करके हिसाब रखने वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट डे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।